हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनपी कॉमर्स क्लासेस। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने पार्ट 1 डिस्कस किया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के आगे की कॉन्सेप्ट्स हमने 3 कॉन्सेप्ट्स डिस्कस की थी इससे पहले। अब नेक्स्ट है अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। इसमें सबसे पहले है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहती है? इस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को उस व्यवसाय में से बिल्कुल पृथक माना जाता है जिसका वह स्वामी है। व्यवसाय का कि अपनी बिल्कुल अलग पुस्तकें होनी चाहिए। इसमें व्यवसायिक लेन देनों का लेखा फर्म के दृष्टिकोण से नहीं। इस अवधारणा के कारण ही व्यवसाय का मकान, प्रतिभूति और उसके व्यक्तिगत विनियोग, व्यक्तिगत कार, उसके आय व्यय और इकाई के लेखों से पृथक रखा जाता है। ये कॉन्सेप्ट कुल मिलाकर के ये जो बिजनेस एंटिटी है वो बिजनेस के जो ओनर होता है, जो स्वामी होता है, उससे डिफरेंट होती है, यानी कि अलग होती है। स्वामी की अपना पहचान अलग होगी और बिजनेस की खुद की एक एंटिटी अलग होती है। तो जो भी स्वामी का पर्सनल यूज़ की जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी एसेट वगैरह है, उसकी पर्सनल यूज़ वो अलग होनी चाहिए और बिजनेस की अलग होनी चाहिए। यानी कि अलग अलग दोनों के लिए बुक्स अलग अलग मेंटेन करनी चाहिए। लेखांकन फर्म के दृष्टिकोण से नहीं। जैसे कि किसी बिजनेसमैन का उसका अपना पर्सनल खुद का मकान है, कोई सिक्योरिटीज़ है, कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई कार है पर्सनल यूज़ के लिए जिसे वो यूज़ में लेता है, इनकम है, तो इन सभी चीज़ों को अलग सेपरेट अकाउंट बना करके वो मेंशन करेगा, बिजनेस के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बिजनेस के अंदर केवल जो बिजनेस की से रिलेटेड जितनी भी एसेट वगैरह हैं उसी को शो किया जाएगा। और इसी प्रकार स्वामी का कोई अन्य व्यवसाय भी है तो उसके लेखे भी इससे अलग रखे जाएंगे। यानी कि एक ही बिजनेसमैन के कोई और बिजनेस भी चल रहा है तो उस बिजनेस को भी अब इस बिजनेस से अलग रखा जाएगा। यानी कि सबकी अपनी अपनी अलग पहचान होगी। जो जिसका बिजनेस होगा उसके अकाउंट उसी बिजनेस एंटिटी के नाम से जाने जाएंगे और उसी में उसको आपको शो करना है। ठीक है। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट्स। मुद्रा माप की अवधारणा। ये क्या कहती है कि जितने भी आप ट्रांजेक्शन शो करोगे अपने बिजनेस के अंदर, उनका मनी के अंदर मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास 50,000 रुपये कैश है, 5,000 kg आपके पास रॉ मटेरियल है, 10,000 kg आपके पास फिनिश गुड्स है, 5 आपके पास मशीन है, 100 कुर्सियाँ, 20 पंखे। यानी कि ये चीज़ें जो है आपकी, ये तो लिखी हुई रुपीज़ के अंदर और ये रुपीज़ में नहीं है, ये रुपीज़ में नहीं है, ये क्वांटिटी में। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें रुपीज़ में लिखी हुई है, कुछ चीज़ें क्वांटिटी में लिखी हुई है, तो इनको हम मनी के अंदर मेज़र नहीं कर सकते। जब तक ये मनी में मेज़र नहीं होगी आप इन्हें अकाउंट के अंदर शो नहीं करेंगे, क्योंकि अकाउंट में फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स को ही शो किया जाता है। तो इसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बनाने के लिए आपको इन सभी जितनी भी ये चीज़ें शो करें, इन सबको पहले इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, इनको रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इनको शो करेंगे, तभी उससे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। इन चीज़ों से कोई भी अ, अच्छा रिजल्ट सामने नहीं आएगा, रिजल्ट निकलेगा ही नहीं, क्योंकि ये रुपीज़ में है ही नहीं। तो आप क्या बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट में क्या शो करोगे, किस तरीके से इसका रिजल्ट निकालोगे? तो ज़रूरी है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यही कहती है कि आपको केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को लिखना है जिनको आप मनी में मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आती है आपकी कोस्ट कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर लागत को लिखा जाता है। यानी कि जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जिस भी चीज़ का कर रहे हो, जिस भी यूनिट का कर रहे हो, उसके आपको कॉस्टिंग निकालनी है पर यूनिट। कॉस्टिंग निकालनी है पर यूनिट, यही ये कॉन्सेप्ट कहती है। बस सार इसका यही है इस पूरे पैराग्राफ का, कि जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन करने जा रहे हो, तो उन सभी चीज़ों की आपको पर यूनिट निकालनी है कॉस्टिंग, और इसी को हम इसमें शामिल करेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार किसी संपत्ति का पुस्तकों में प्राय उसी मूल्य पर लेखा किया जाता है जिस पर वे खरीदी गई है। ये लागत भविष्य में संपत्ति के संबंध में किए गए सभी लेखांकन व्यवहार का आधार बन जाती है, क्योंकि संपत्ति का क्रय मूल्य भूतकाल से संबंधित होता है। इसे ऐतिहासिक लागत कहा जाता है। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जब भी हम कोई एसेट बिजनेस के अंदर लगा रहे हैं, तो जिस टाइम पर, जैसे मान लो कि बिजनेस मैंने 2002 में स्टार्ट किया, तो 2002 के अंदर मैंने कोई एक एसेट परचेज करी। इस एसेट की उस टाइम पर वैल्यू 50,000 थी, तो हम इस 50,000 से ही अकाउंट मेंटेन करेंगे। आगे चल करके भी इसको यही इसी कॉस्ट से शो करेंगे। ये इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट के नाम से जानी जाएगी। और अब आगे चल करके मान लो 2002 में बिजनेस स्टार्ट किया था, एंड होते होते यानी 1 ईयर के अंदर ही 50,000 की जो एसेट है ये आपकी 60,000 में
कन्वर्ट हो गई, यानी कि इंक्रीज़ हो गई। तो अब जब आप P&L निकालोगे या जो आगे कंटिन्यू अकाउंटिंग करोगे, तो आपको 60,000 से ट्रांजेक्शन नहीं करना है, करना 50,000 से ही है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यही कहती है कि स्टार्टिंग के अंदर जो भी आपने एसेट खरीदी थी उस कॉस्ट से आगे के अकाउंट मेंटेन करने हैं और उसे शो करना है। ये लागत भविष्य में उस संपत्ति के संबंध में किए गए सभी लेखांकन व्यवहारों का आधार बन जाती है। ये लागत वित्तीय लेखों में संपत्ति के मूल्यांकन का आधार होती है। जैसे 20 लाख में एक बिल्डिंग परचेज करी थी, इसका लेखा इस मूल्य पर किया गया था, भविष्य में इसका मूल्य बढ़कर के 30 लाख हो गया है, तो लेखांकन पुस्तकों में बढ़े हुए मूल्य का कोई लेखा नहीं किया जाएगा, हम 20 लाख के ऊपर ही अकाउंटिंग करेंगे। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये क्या कहती है कि पर्टिकुलर एक पीरियड होता है, उस पीरियड के अंदर ही आपको अकाउंटिंग करनी होती है, यानी कि एक अकाउंटिंग करने के लिए एक डेट या जो ईयर होता है उसको फिक्स कर रखा है कि उस ओवर द ईयर में ही आपको अकाउंटिंग करनी है। तो जो भी अकाउंटिंग पीरियड होता है वो हमारा चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो जो भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे वो इस पीरियड में करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हुए 31 मार्च के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल देंगे और बैलेंस शीट बना लेंगे। ये फिक्स टाइमिंग होती है, यही इस लेखा अवधि के कॉन्सेप्ट में कहा गया है। वित्तीय विवरणों के प्रयोगकर्ता को व्यावसायिक परिणामों को थोड़े थोड़े समय के बाद जानने की आवश्यकता होती है। अतः लाभों की गणना करने के लिए व्यावसायिक फर्म के कुल जीवन काल की समय अवधि में बांट दिया जाता है। इस उद्देश्य के लिए 12 महीने की अवधि को लेखांकन अवधि है ना दिया जाता है। इसको ठीक करके मान कर लेना है। मान लिया जाता है संशोधित आयकर अधिनियम के अनुसार प्रत्येक व्यवसाय के लिए पिछले वर्ष 1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक की अवधि को ही हम लेखांकन अवधि मानते हैं। नेक्स्ट आता है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहती है कि जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स या व्यवहार या लेन देन किए जाते हैं वो हमेशा ड्यूल सिद्धांत पर आधारित होते हैं, यानी कि दोहरा लेखांकन प्रणाली जिसे अपन कहते हैं। एक पक्ष डेबिट होगा तो एक पक्ष क्या होगा, क्रेडिट होगा। इसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो बैलेंस शीट होती है उसके एसेट और जो लायबिलिटीज़ होती है उन दोनों का जो टोटल होता है जब हम निकालते हैं तो वो हमेशा इक्वल होता है। अगर इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस आता है इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक करी है। तो लास्ट के अंदर एसेट और लायबिलिटी इक्वल होनी चाहिए। ये इक्वल कब होगी, जब भी आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसके जो दोनों पक्ष हैं डेबिट और क्रेडिट के अकॉर्डिंग उसका लेखा जोखा करोगे। इसमें एक खाते को डेबिट किया जाता है, दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाता है। सिद्धांत के आधार पर लेखांकन विधि को दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं और इस अवधारणा के कारण ही बैलेंस शीट हमेशा इक्वल होती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि असेट्स कितनी है, 25 लाख की है, तो लाइबिलिटीज़ और कैपिटल दोनों का योग भी कितना होगा, 5 लाख प्लस 20 लाख यानी कि 25 लाख। अगर इसमें किसी भी तरह का 25 लाख और उधर 25 लाख ना होकर के 24 लाख से कुछ भी होता है तो वो एरर हो जाएगा, फिर उसमें हमें फाइंड आउट करके इक्वल करना पड़ेगा। तो ड्यूल कॉन्सेप्ट में सिर्फ यही है कि आपको दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर लेखांकन करना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आती है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। आगम की अवधारणा यह निश्चित करती है कि आगम की प्राप्ति किस समय हुई है और किस अवधि से संबंधित है। आगम की प्राप्ति उस समय मानी जाएगी जिस समय माल के स्वामी का हस्तांतरण क्रेता का हो गया है। जैसे कि मैंने एक्स से कोई गुड्स परचेज करी, तो जिस दिन परचेज करी, मान लो 1 तारीख को 1 अगस्त को मैंने परचेज़ करी, तो इस 1 अगस्त को भले ही मैंने इसको पैसा अभी तक नहीं दिया है, लेकिन इस 1 अगस्त को इसने इस गुड्स के ऊपर जो भी इसका राइट था वो मुझे ट्रांसफ़र कर दिया। तो जैसे ही राइट ट्रांसफ़र होता है उसी टाइम पर हम रेवेन्यू मान लेते हैं, चाहे हम बाद में इसको शो ऑफ करें अकाउंट्स के अंदर। तो भुगतान के लिए वह कानूनी रूप से जिम्मेदार हो जाता है, यानी कि अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि आपको इसका पेमेंट करना ही करना है, क्योंकि अब आपके ऊपर आपके पास वो गुड्स आ गई और उसका राइट जो है वो आपको मिल गया है। तो अब आपको इन फ्यूचर आपको इसका पेमेंट करना ही करना है। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है कि एक फर्म 1 जनवरी को माल का आदेश प्राप्त करती है और 20 जनवरी को माल भेजती है। ऑर्डर कब मिला था, 1 जनवरी को। माल कब डिलीवर हुआ, 20 जनवरी को। तो जब ऑर्डर मिला उस डेट को ना देख करके जब आपने माल डिलीवर किया, माल डिलीवर करते ही सारे राइट्स जो है वो उस पार्टी को चले गए जिसको आपने माल डिलीवर किया है। तो इस 20 जनवरी से ही हम ट्रांजेक्शन्स को मेंशन करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे। बेचे गए माल का रुपया 1 अप्रैल को प्राप्त होता है और ये 20 जनवरी को आगम प्राप्ति मानिए, क्योंकि 20 जनवरी को क्रेता का माल स्वामित्व का हस्तांतरण हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये वही कॉन्सेप्ट जो स्टार्टिंग के अंदर हमने पढ़ी थी एक्रूअल बेसिस पर, और ये कॉन्सेप्ट से सिमिलर ही होती है
कि व्यवसाय के शुद्ध लाभों के निर्धारण के लिए यह महत्वपूर्ण है कि इस अवधारणा के अनुसार शुद्ध लाभ के निर्धारण के लिए जिस अवधि में आगम की प्राप्ति हुई है उस अवधि के व्यय की गणना भी करनी होती है। इनकम और एक्सपेंसेस दोनों की ही बात इसके अंदर की जाती है। जिस अवधि के अंदर, जिस भी पीरियड के अंदर आपने ट्रांजेक्शन किया है उस पीरियड में ही आपको उसको अकाउंटिंग में अकाउंटिंग करनी है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट्स। इस अवधारणा के अनुसार लेखांकन लेन देनों का निरपेक्ष रूप से लेखांकन करना चाहिए जो कि प्रबंधकों लेखापाल के व्यक्तिगत पक्षपात से प्रभावित नहीं हो। ये तभी संभव है जब प्रत्येक लेन देन जांच करने योग्य डॉक्यूमेंट्स और वाउचर द्वारा प्रमाणित हो, जैसे कैश मीमो, बीजक, इनवॉइस। इनवॉइस क्या होता है? उधार जो भी हमने माल खरीदा उसके बदले जो भी हम देते हैं वो इनवॉइस कहलाता है। फिर बिल, जमा पर्ची पत्र, व्यवहार, ठहराव। यानी कि आपको क्या करना है, एविडेंस के रूप के अंदर अकाउंटिंग करनी है। बिना किसी प्रूफ के आपको नहीं कर सकते। यानी कि इस तरीके से अकाउंटिंग करने में किसी तरह का कोई बायसनेस होने की गुंजाइश ही नहीं रहती है। आपने किसी भी चीज़ की अकाउंटिंग करी, वो रिटर्न के अंदर लिखा, तो उस किसको देख करके लिखा? कुछ पेपर होंगे, डॉक्यूमेंट्स तैयार किए होंगे, इनवॉइस होगा, वाउचर्स होगा, इन्हीं के आधार पर तो आप अकाउंटिंग करते हो, इन्हीं को देख करके तो करते हो। तो इन सब चीज़ों को मेंशन करना है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट्स में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशन। नहीं, कॉन्सेप्ट तो यहाँ तक ख़त्म हो चुकी है। ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट जो कि मैंने इससे पहले वाले सेशन से स्टार्ट करते हुए इस सेशन में कंप्लीट कर दी। अब आती है हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशंस जो कि कॉन्सेप्ट से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। वो क्या होती है देख लेते हैं एक बार इसकी डेफिनेशन। कि एक लेखांकन प्रॉपर्टी को ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे लेखाकार द्वारा सर्वमान्य रूप से स्वीकृत किया गया है। यानी कि सभी इसे मानते हैं कि आपको इस तरीके से अकाउंटिंग करनी चाहिए और फॉलो भी करते हैं, अथवा सबकी सहमति से इसको अपनाया जाता है। कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस में क्या डिफरेंस होता है इसको देख लेते हैं। इसका बेसिस ऑफ डिफरेंस में फर्स्ट पॉइंट है लीगल पोजीशन। कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में क्या होता है कि लेखांकन अवधारणाएं कानून द्वारा स्वीकृत होती हैं, कानून से उनको राइट मिल जाता है। यानी कि आप अगर किसी कॉन्सेप्ट का उल्लंघन करते हो तो उसके अगेंस्ट कानून के पास में राइट है कि आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अंदर केवल एक्सपीरियंस के बेसिस पर ही फॉलो किया जाता है रूल्स को। लेखांकन प्रॉपर्टियाँ वे दिशा निर्देश है, यानी कि वो गाइडलाइंस हैं जो परंपरा, प्रचलित और सामान्य सहमति पर आते हैं। यानी कि जो पहले से चली आ रही हैं और जिनको सभी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा करने से रिजल्ट्स बेहतर आते हैं, तो वही आपके कन्वेंशंस में शामिल की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लेखांकन वर्सेस वित्तीय विवरण, रिकॉर्डिंग वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेखांकन अवधारणाएं वे मूलभूत मान्यताएं हैं जिनके आधार पर लेन देनों का लेखांकन किया जाता है और खाते रखे जाते हैं। कॉन्सेप्ट्स को पढ़ करके ही आप अकाउंट मेंटेन करते हैं और फिर उनसे P&L अकाउंट बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं। जबकि लेखांकन प्रॉपर्टियों के अंदर लाभ हानि खाता और स्थिति विवरण बनाने के लिए किया जाता है। यानी कि इसमें तो केवल ट्रांजेक्शन्स की बात की जा रही है कि आप ट्रांजेक्शन्स को लिखोगे, किनको आधार मान के लिखोगे, किस तरीके से ट्रांजेक्शन्स को लिखना है, तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करेंगे। जबकि P&L और बैलेंस शीट बनाने के लिए हम कन्वेंशंस को यूज़ में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस। महत्व क्या है? ये यूनिफॉर्म है, यानी कि सभी के लिए समान है, सभी को यूज़ में लेना है, जिनका लेन देनों के लेखांकन में सामान्य रूप से पालन किया जाता है। जबकि ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। जो इम्पोर्टेंट समझता है फर्म या कंपनी वो इसे यूज़ में ले सकते हैं अपने बिजनेस लेखांकन अवधारणा। नेक्स्ट है रोल ऑफ पर्सनल जजमेंट। लेखांकन अवधारणाओं के पालन में व्यक्तिगत निर्णयों और पक्षपात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर कोई पर्सनल बेसिस पर इसमें कुछ भेदभाव करता है या किसी तरह की कोई एरर करता है तो उसका अकाउंटिंग पर कोई जो है फ़र्क नहीं पड़ता है। जबकि परिपाटियों के पालन में व्यक्तिगत नियमों का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये तो होती है एक्सपीरियंस बेसिस पर है ना। जो आपने एक्सपीरियंस किया इतने टाइम से, जो भी आप फॉलो करते हुए आ रहे हो उसी को तो लागू कर रहे हो। कोई बने बनाए नियम थोड़ी ना पहले से तैयार थे। जबकि ये बने बनाए नियम होते हैं जिनको हमें देख करके फॉलो करना होता है। इसीलिए इसके अंदर किसी भी तरह का अपने पर्सनल जजमेंट्स का फ़र्क नहीं पड़ता है। समान रूप से लागू होना। विभिन्न संस्थाओं में लेखांकन अवधारणाओं को समान रूप से लागू किया जाता है, जबकि परिपाटियों को समान रूप से लागू नहीं किया जाता है। यानी कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको सभी लोग यूज़ करते हैं, जबकि इसको ज़रूरी नहीं है कि सभी अपने बिजनेस में यूज़ करें। नेक्स्ट है कन्वेंशंस। अब वो कौन कौन से कन्वेंशंस है?
कन्वेंशंस में ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2-3 कन्वेंशंस ही है जो कि आपको पढ़नी है, जिसमें सबसे पहला आती है आपकी पूर्ण प्रकटीकरण की परिपाटी या कन्वेंशंस कन्वेंशंस ऑफ फुल डिस्क्लोजर्स। इस सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय के वित्तीय मामलों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं पूर्ण से प्रकट कर देनी चाहिए। ये सिद्धांत यानी कि इसके अंदर क्या होता है, आपको डिस्क्लोजर करना है, यानी कि कुछ भी छुपाना नहीं है। जो भी फैक्ट्स हैं आपको P&L और बैलेंस शीट्स के थ्रू जो है जितने भी थर्ड पार्टी से बाहरी व्यक्तित्व होते हैं जो कि आपके बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, उन सभी को आपको सब चीज़ें शो करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम बैलेंस शीट में शो नहीं कर पाते हैं, तो उनको फिर हमें फुट नोट के रूप में नीचे लिखना होता है, जैसे कि कॉन्टेजेंट लाइबिलिटीज। अब कॉन्टेजेंट लाइबिलिटीज क्या होती है, ऐसी लाइबिलिटीज जो कि इन फ्यूचर आपको किसी घटना जो होने वाली है उसके होने या नहीं होने से फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि कोई कोर्ट के अंदर बहुत पुराना केस चल रहा है, कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा है, अब इस केस के ऊपर क्या फैसला आता है, क्या सुनवाई होती है, उसके बाद ही पता चलेगा कि इसका हमारे बिजनेस पर क्या रिजल्ट आने वाला है। तो ये कॉन्टेजेंट लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं और ऐसे लाइबिलिटीज़ को आपको फुट नोट के रूप में नीचे शो करना होता है। ठीक है, यानी कि कुछ भी तथ्य आपको थर्ड पार्टी से छुपाना नहीं है, यही इस कन्वेंशन में कहा गया है। नेक्स्ट है सार्थक की परिपाटी। इसके अंदर समरी लिखी जाती है, कुल मिलाकर के समरी की बात की जाती है। समरी कैसे, जैसे मान लो कोई एक फर्म है, उसके अंदर बहुत सारे चीज़ें के जो है बिजनेस किया जाता है छोटी छोटी चीज़ों का। अब वो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, दिन भर के बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिन्हें हम अकाउंटिंग के अंदर लिखते हैं, लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जिन्हें अगर आप ना भी लिखो तो काम चल जाएगा। यानी कि उनको आपने कैश के रूप में लिखे, छोटे छोटे खर्चे हुए और बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनका उनका अलग से अलग अलग अकाउंट मेंटेन ना करके उनको एक ही कैश अकाउंट बना करके उसके अंदर ही शामिल कर लिया। तो इतना सारा हमारा अलग अलग लिखने का जो टाइम है वो वेस्ट ना होकर के टाइम बच जाता है और आप एक ही बार के अंदर सभी को रिकॉर्ड में मेंशन कर लेते हो। तो यही सार्थक की कन्वेंशन कहती है कि आपको टाइम बचाते हुए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग से अलग अकाउंट मेंटेन करके अकाउंटिंग करनी है, और जिनकी इंपॉर्टेंस कम है उन्हें थोड़ा इग्नोर करके लिखना है। ठीक है, जैसे कि प्रकटीकरण के ये अपवाद है, यानी कि फुल डिस्क्लोजर में यह था कि आपको सब कुछ शो करना है, कुछ भी छुपाना नहीं है। ये जस्ट उसकी उल्टी है कि आपको ज़रूरी नहीं है सब कुछ बताया जाए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको वही चीज़ें शो करनी है। इस परिपाटी के अनुसार ऐसी मदें जो बिल्कुल महत्वहीन है, वित्तीय विवरण के प्रयोग करने वालों के लिए असंगत है, उन्हें प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी मदों को या तो बिल्कुल ही छोड़ दिया जाता है या फिर इन्हें अन्य मदों में मिला लिया जाता है, अन्यथा वित्तीय विवरण अनावश्यक रूप से ओवरबर्डन्ड हो जाता है। ये ध्यान रखना चाहिए कि संस्था के लिए जो मदद महत्वपूर्ण है वो दूसरी संस्था के लिए सारहीन हो सकती है। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। ये ज़रूरी नहीं कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो, या जो आप इंपॉर्टेंट नहीं समझते वो सामने वाली पार्टी के लिए भी इंपॉर्टेंट ना हो। तो ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस किस टाइप का है और किसके लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है, वो बिजनेस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। जैसे कि एक छोटे वर्कशॉप के लिए छोटे औजारों का मूल्य महत्वपूर्ण होता है, लेकिन एक बड़ी कंपनी जो है उसके लिए इसकी वैल्यू नहीं है, तो इसलिए वो इनका अलग से अकाउंट मेंटेन ना करके एक बड़ा अकाउंट कैश अकाउंट बना करके उन सबको एक साथ उसमें शो कर देगी। अब नेक्स्ट है हमारे कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म। इस सिद्धांत के अनुसार भविष्य में होने वाली समस्त संभावित हानियों के लिए लेखे तो पहले से ही व्यवसाय में व्यवस्था कर ली जाती है, परंतु संभावित लाभों को छोड़ दिया जाता है। यानी कि आपको हानि को तो आगे से बढ़ करके लिखना है, लेकिन प्रॉफिट को शो नहीं करना है। ये कॉन्सेप्ट ये कहती है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने कोई एसेट परचेज करी, तो एसेट्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और लॉन्ग पीरियड के लिए हम इसको खरीदते हैं, ताकि हमें बिजनेस के अंदर काफ़ी टाइम तक हमें इसे यूज़ में लेना है, हर साल हम इसे चेंज नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो आने वाले टाइम के अंदर डेप्रिसिएशन के रूप में इसमें कुछ ना कुछ कमी आती है हर साल। तो एक डेप्रिसिएशन के नाम से अलग अकाउंट खोलेंगे एसेट्स का, और उसके अंदर हर साल जो भी इसका अमाउंट बनता है डेप्रिसिएशन का, इससे चार्ज करेंगे और उसे P&L के अंदर भी शो करेंगे, ताकि जब इसकी वैल्यू ख़त्म हो, जैसे 10 ईयर के लिए हम ये परचेस करते हैं और 10 ईयर जब जैसे ख़त्म होने लगे, तो जो भी अमाउंट आपने इकट्ठा किया है वो एक तरीके से प्रोविज़न बन गया। इस प्रोविज़न को अब आप यूज़ कर सकते हो न्यू असेट खरीदने के लिए। तो आपको लॉसेस जो भी आपके होने वाली इन फ्यूचर, उनके लिए तो आगे से आगे होकर के प्रोविजंस करने ही करने हैं, पहले से ही व्यवस्था करके रखनी है, लेकिन प्रॉफिट्स के लिए ऐसा कुछ नहीं करना है। इससे जो कॉन्सेप्ट है इसका एक ड्रॉबैक यही है कि इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने से जो आपके सीक्रेट्स प्रॉफिट्स होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, जिससे कि प्रॉफिट ज़्यादा शो हो जाता है, वो शो होने लगते हैं इसमें, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट्स को तो हम इग्नोर कर रहे हैं और लॉसेस को शो कर रहे हैं।
इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञात दायित्व और हानियों के लिए प्रावधान बना लिए जाते हैं। हानियों की राशि का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसलिए इसके लिए हम इन बातों को फॉलो करेंगे। जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य और जो भी प्राप्य मूल्य है, यानी कि जो मिलने वाला है रियलाइजेबल वैल्यू, इन इन दोनों में से जो भी कम हो उस पर किया जाता है। हमेशा कम वाली वैल्यू और हानि वाली चीज़ को ही इसके अंदर सबसे ज़्यादा देखा जाता है। जैसे कि दो तरह की वैल्यू है, एक क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपने ओपनिंग के टाइम पर 5000 थी, लास्ट के अंदर जो भी आप जब इसको बेचोगे तो जो भी आपको रिसीव हो रहा है तो उससे रिसीव होने वाली वैल्यू जितनी भी है, तो आपको इन दोनों से मान लें 10,000 है, तो 10,000 में से विच एवर इज़ लेस, जो भी आपकी कम होगी उस वैल्यू को अकाउंटिंग में शो करनी है। अब नेक्स्ट है डूबत ऋण होने से पूर्व इनके लिए संदिग्ध ऋण आयोजन, जो भी बैड डेब्ट्स से आपको लॉस होने वाला है इन फ्यूचर के अंदर, उसके लिए पहले से ही प्रोविज़न की व्यवस्था कर लेनी है, ताकि आगे चल कर के बिजनेस के अंदर हमें कोई लॉस का सामना नहीं करना पड़े। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी पर इस पर चुकाई गई राशि की बजाय केवल इसके सरेंडर्ड वैल्यू को ही दिखाया जाएगा। फर्म के विरुद्ध न्यायालय में चल रहे दावों के लिए आयोजन बनाया जाता है, ताकि मान लो इनकेस अगर हम केस हार जाते हैं तो उसकी वजह से जो हमारी फर्म को या कंपनी को जो लॉस होने वाला है उसके लिए उसकी भरपाई हम कर सकें। तो जो भी इन फ्यूचर लॉस होने वाला है उन सब की भरपाई के लिए या पहले से ही उसकी व्यवस्था करनी है, ताकि आगे चल करके उसको ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिले। वही इस कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल वाला टॉपिक। मेनली हमने 8 तो कॉन्सेप्ट्स पढ़ी थी, फर्स्ट और सेकंड दोनों सेशन को मिला करके, और 3 हमने पढ़ी हैं परिपाटियाँ या कन्वेंशन जिसे जिन्हें हम कहते हैं। अब इन कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन, मेन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में यही चीज़ है कि कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशन में सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है। मैंने कोशिश करी है कि आपके उस कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर सकूं, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट्स या कन्वेंशन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो एक सेपरेट वीडियो बना के आपके डाउट को क्लियर करूँगी। ठीक है, थैंक यू।